नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोल वंश के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोल राज्य के बारे में। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें दूसरे और तीसरे अभिलेखों में हमें यह वर्णन मिलता है कि चोल राज्य एक स्वतंत्र राज्य था। और चोल राज्य की जब भाषा की हम बात करते हैं तो तिरुवल्लुर द्वारा रचित जो कुरल है वो तमिल भाषा में है। तमिलनाडु ये चोल राज्य के रहने वाले हैं। इससे हमें पता चलता है कि चोल राज्य में कौन सी भाषा थी, तमिल भाषा थी। यहाँ के जब हम शासकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें करिकाल के बारे में। ये लगभग 100 ईस्वी के आसपास चोल साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। इनके बारे में आपको 3 प्रमुख बातें याद रखनी है। एक, पुहार या पुगार जो नामक नगर है, इसकी स्थापना की। सिंहल देश मतलब श्रीलंका के साथ में इन्होंने युद्ध किया और जो युद्ध बंदी बनाए गए उनके द्वारा इन्होंने कावेरी नदी पर लगभग 100 मील लंबा एक बांध का निर्माण करवाया। तीसरा, चोलों की राजधानी जो उरकपुर थी या उरियूर थी, उसको कहाँ लेके चले गए, कावेरी पट्टनम, वहां पे ले जाके स्थापित किया। इस तरीके से करिकाल के बारे में आप 3 प्रमुख बातें याद रखें। इसके बाद करिकाल के बाद में हमें चोल राज्यों के बारे में या शासकों के बारे में हमें कोई वर्णन नहीं मिलता है। लगभग 700 साल के बाद जो हमें चोल राज्य का वर्णन मिलता है वो सबसे पहले मिलता है चोल राजा विजयालय के बारे में। वो क्या हुआ, जो चोल राज्य था वो पांड्य और जो पल्लव शासक है उनकी महत्वाकांक्षा का भेंट चढ़ गया। और उसके बाद विजयालय जो आता है ये पल्लवों का सामंत हुआ करता था, लेकिन पल्लव और पांड्यों की प्रतिबद्धता का लाभ उठाकर इसने क्या किया, तंजौर पे अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद जो शासक बना आदित्य, उसने क्या किया, पल्लव जो नरेश है अपराजित, उसको पराजित कर दिया। नाम तो अपराजित है लेकिन उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इस तरीके से अपने चोल राज्य की स्थापना होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद में शासक बनते हैं परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने क्या किया, पल्लवों की जो बची खुची शक्ति थी उसको पूरी तरह कुचल दिया। और पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरा, उस पर भी इसने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। आगे नेक्स्ट शासक की हम बात करें राजराज प्रथम की, तो राजराज प्रथम ने संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से पूरे दक्षिण भारत का वो क्या बन गया, सम्राट बन गया, एक छत्र सम्राट बन गया। और इसने जो राजधानी तंजौर है वहां पे एक भगवान शिव का मंदिर बनवाया जिसे राजराजेश्वर मंदिर या वरदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में शासक बनते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है इनके पास में एक शक्तिशाली नौसेना थी और उसी जो शक्तिशाली नौसेना थी उसके बल पर उन्होंने पेंगू, मर्तमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सभी बंगाल की खाड़ी में है, और ये पेंगू जो है ये अपने दक्षिणी चीन सागर में है, तो वहां पे भी जो द्वीप है इन पे भी अपना अधिकार किया। पाल शासक महिपाल से जब युद्ध किया तो उसकी सेनाएं युद्ध किया और इसकी जो सेनाएं हैं राजेंद्र प्रथम की, कलिंग को पार करके कहाँ, उड़ीसा, कोसल, बंगाल, मगध होती हुई कहां तक पहुंच गई, गंगा नदी के तट तक पहुंच गई। और इसी उपलक्ष्य में इसने गंगे कौड़ की उपाधि धारण की। इसके आगे नेक्स्ट शासक की हम बात करें तो शासक बनते हैं राजाधिराज। राजाधिराज चालुक्य राजा जो सोमेश्वर थे उनके साथ में युद्ध होता है और कोपम का युद्ध, उसमें ये क्या मारा जाता है, राजाधिराज। लेकिन इसके बाद जैसे ही शासक बना वीर राजेंद्र, इसने इस हार का बदला लेता है और चालुक्यों को कुंडल संगमम के युद्ध में परास्त करता है और इस हार का बदला लेता है। और चोलों में शीघ्र ही इसके बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता है। उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है राजेंद्र कुलोत्तुंग। राजेंद्र जो कुलोत्तुंग है
ये चोल राजकुमारी, मतलब इसकी माता है वो चोल राजकुमारी है और पिता है वो चालुक्य शासक हैं, चालुक्य राजा है। और इन दोनों की ये संतान है राजेंद्र कुलोत्तुंग। इसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। इस तरीके से ये प्रमुख के शासक हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे बात करते हैं इनके चोल प्रशासन के बारे में। चोल जो साम्राज्य है ये विशेष तौर से चोल प्रशासन की वजह से ही फेमस है, प्रसिद्ध है। अब यहाँ के चोल प्रशासन की जब हम बात करें, चोलों का जो प्रशासन था वह ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। और साम्राज्य की हम बात करें तो वह प्रांतों में विभाजित था जिनको मंडलम कहा जाता था। और मंडलम है वो उप विभागों में विभाजित था जिन्हें कोटम कहा जाता था। और उसके बाद में कोटम नाडु में विभाजित था और नाडम किसमें विभाजित था? कुर्रम में, मतलब ग्राम समूह ये हुआ करते थे। और यहाँ पे जो साम्राज्य का राजा जो हुआ करता था उस राजा पे नियंत्रण के लिए कोई भी संस्था नहीं थी। मंडलम जो है इनको स्वायत्तता प्राप्त थी। नाडु जो है, नाडु की जो सभा हुआ करती थी इन्हें नाटर के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से यह है अपना चोल प्रशासन। कर की बात करें तो यहाँ पे जो टैक्सेस लिए जाते थे ये उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, लगभग मतलब 16.5% मान सकते हैं। जो टैक्स है वो अनाज या स्वर्ण मुद्राओं के रूप में लिया जाता था। और यहाँ पे जो स्वर्ण मुद्रा है या स्वर्ण सिक्का है उसे कासू कहा जाता था। और कासू ये 16 औंस का होता था। सेना की बात करें तो इनके पास में थल सेना और नौसेना दोनों प्रकार की सेना हुआ करती थी। चोल समाज की बात करें तो यहाँ के जो राजा हैं वो शैव धर्मानुयायी थे। राजा धीराज के लेखों से ये हमें पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी हुआ करती थी और दास और देवदासी प्रथा भी यहाँ पे प्रचलित हुआ करती थी। इस तरीके से यह हमने देखा चोल प्रशासन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे यहाँ की कला के बारे में। तो चोलों की द्रविड़ मंदिर जो शैली है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इन मंदिरों में वर्गाकार विमान होता था, मंडप, गोपुरम और कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहद सदन हुआ करते थे। और सजावट के लिए क्या थे? पारंपरिक सिंह, ब्रैकेट और संयुक्त स्तंभों आदि का इसमें प्रयोग किया जाता था। राजराजा प्रथम ने तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया जिसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में है। मतलब मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं। जो उत्तर भारत में चलती है उसका नाम है नागर शैली। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है उसका नाम है द्रविड़ शैली। और मध्य भारत में जो शैली हुआ करती थी उसका नाम है बेसर शैली। तो अभी क्या है उसके नेक्स्ट बात करेंगे हम। दक्षिण भारत में नहरों का जो प्रणाली चली ये भी चोल शासकों की ही देन है। मतलब इन्हीं के समय दक्षिण भारत में नहरें बनना स्टार्ट हुई थी। और चोल युग की प्रमुख एक मूर्ति है नटराज शिव की मूर्ति। और यह भी वहाँ पे की सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है, मतलब सबसे अच्छी मूर्ति मानी जाती है। और मंदिरों में गोपुरम शैली क्या होती है अभी मैं इमेज में बताता हूँ। इसका विकास भी कब हुआ था? जो चोल साम्राज्य था, मतलब चोलों का जो शासन था उस समय हुआ था। जैसे यहाँ पे आज आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये तो है नटराज शिव की मूर्ति है। और ये जो मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, इसमें जो ये प्रवेश द्वार है इसको गोपुरम कहा जाता है। तो ये जो निर्माण शैली है ये चोल शासकों के समय ही प्रारंभ हुई थी। और ये जो इतना पार्ट है इसको कहा जाता है मंडप। इसके बाद जहां पे मूर्ति रखी जाती है जो वर्गाकार पार्ट होता है इसको कहा जाता है गर्भगृह। और ये ऊपर ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है विमान। इस तरीके की ये जो शैली निर्माण है, मंदिर निर्माण की जो शैली है इन्हें द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली कहा जाता है। इस तरीके से हमने देखा चोल जो साम्राज्य है उसके शासकों के बारे में, उनकी धर्म कला के बारे में। और यहाँ की कला के बारे में आपने विशेष तौर से राजराजेश्वर का जो मंदिर है इसके बारे में हमने अध्ययन किया।
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।